अरे भाई, हमारे एमसी फैंग यी ने उस डरपोक लीमिंगज्वेन की ऐसी पिटाई की कि वो सीधा जमीन पर ढेर हो गया। उस हारे हुए लीडर के सर पर खड़े होकर फैंग यी ने अपनी चमकती हुई सुनहरी तलवार निकाल ली। लीमिंगज्वेन पसीने से लथपथ होकर ऊपर देख रहा था और डर के मारे सीलर का नाम ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। देखो यार, उसे तो पक्का यकीन था कि एमसी मर चुका है। फैंग यी की आंखें गुस्से में लाल हो गई थीं और उसने बड़े ठंडे दिमाग से उसे निकाल दिया। तभी एक बड़ा सुनहरा आग का धमाका हुआ और उसने लीमिंगज्वेन को जिंदा ही भून डाला। राख के बीच खड़े होकर फैंग यी ने बाकी गुंडों से कहा कि नए तख्त के लिए लड़ना तो वो समझता है, लेकिन भाई, वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। इन लोगों ने ताइशी शहर को बांटने की कोशिश की थी। उनकी तरफ बढ़ते हुए एमसी बोला कि इनकी हिम्मत कैसे हुई उसके परिवार पर नजर डालने की। एक कातिलाना नजर डालते हुए फैंग यी ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। अरे भाई, अब यहां से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। उसने एक खतरनाक आग का ड्रैगन छोड़ा जिसने पूरे कमरे को लपेट में लेकर सारे दुश्मनों को राख बना दिया। बाहर बारिश से भरी सड़कों पर जैंग लू और उसके साथी चारों तरफ से घिर चुके थे। तभी स्पिरिट एसोसिएशन की बिल्डिंग से एक इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरा आसमान चमक उठा। दुश्मन गुंडे डर के मारे कांपने लगे क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि सीलर सच में वापस आ गया है। जैसे ही लीमिंगज्वेन की ताकत गायब हुई, दुश्मनों की फौज में भगदड़ मच गई। झूठी अफवाहों में आकर वो लोग शहर में घुस तो गए, लेकिन अब खुद को ही कोस रहे थे। दुश्मनों की हिम्मत टूटते देख जियांग लू जोर से हंसने लगा। उसने उनकी बुजदिली का मजाक उड़ाया और ताइशी शहर पर हमला करने के लिए उन पर टूट पड़ा। तभी गुंडों ने वहां से भागने का ऑर्डर दे दिया। वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि सीलर से टकराना मतलब मौत है। मौके का फायदा उठाते हुए स्पिरिट एसोसिएशन के बड़े ऑफिसर ने अपनी फौज को उनका पीछा करने का ऑर्डर दिया ताकि कोई भी बच ना सके। सड़कों पर आग की एक बहुत बड़ी लहर आई जिसने भागते हुए गुंडों का रास्ता रोककर उन्हें खत्म कर दिया। उन शोलों को देखकर कैप्टन चेनरुआ समझ गई कि ये वही पुरानी खौफनाक ताकत है जो आसमान से बरस रही है। वांग लान और सोंग यीमिंग ये सब तबाही देखकर दंग रह गए थे। इतने ताकतवर जिंगांग रियल्म वालों को राख बनते देख उन्हें यकीन हो गया कि ये सिर्फ सीलर ही कर सकता है। शहर की तरफ देखते हुए सू किंजिंग ने बड़े भरोसे से कहा कि अब कोई दुश्मन यहां आने की हिम्मत नहीं करेगा। बाजी पलटती देख उसने अपने लोगों को सारे मेटल एट्रीब्यूट वाले स्पिरिट क्रिस्टल्स जमा करने का ऑर्डर दिया। बाकी बचे गुंडे जंगल की तरफ भागे, लेकिन वहां आर्मी को देखकर उनकी हालत खराब हो गई। तभी प्रेसिडेंट यक्सियू अपने साथ एल्डर वू और आर्मी को लेकर वहां पहुंच गए। यक्सियू ने हुक्म दिया कि हर एक गुंडे को पकड़ लो ताकि हमारा एमसी खुद उनका फैसला करे। हर तरफ से घिरने के बाद वो गुंडे घुटनों पर आ गए और अपनी जान की भीख मांगने लगे। वो कहने लगे कि हम शिया नेशन की रक्षा करेंगे, लेकिन गु युरू उन्हें बड़ी नफरत से देख रही थी। उसने उन्हें मतलबी बताया और कहा कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है, वो बस मौत से डर रहे हैं। तभी किसी ने जोर से चिल्लाया कि सीलर आ गया है और सबका ध्यान ऊपर चला गया। एक बहुत बड़ा आग का खंबा उनके ठीक सामने जमीन पर आ गिरा। फांग यी उस आग से बाहर निकला और उसने बड़े ठंडे दिमाग से पूछा कि क्या यही लोग बचे हैं। एमसी की इतनी भयंकर ताकत देखकर उन गुंडों की फट गई थी। मौत सामने देखकर वो सोचने लगे कि क्या लड़कर बचने का कोई रास्ता मिल सकता है, लेकिन भाई, डर के मारे उनसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। हार मानकर एक गुंडा चिल्लाया कि ये तो नाइंसाफी है। वो ताइशी शहर को कोसने लगा और अपनी मौत के लिए उन झूठी अफवाहों को जिम्मेदार बताया।
उनकी बकवास बातों को छोड़कर फैंग यी ने अपना हाथ उठाया और ढेर सारी आग जमा करने लगा। एमसी को इतनी ताकत जमा करते देख गु यूरू के होश उड़ गए। उसे एहसास हुआ कि ये ताकत तो पूरे शहर को मिट्टी में मिला सकती है। वो हैरान थी कि बिना नए तख्त के भी इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे है। बिना किसी दया के फैंग यी ने अपना हाथ नीचे किया। आग की एक बहुत बड़ी लहर ने उन सबको एक झटके में राख बना दिया। ये देखकर गु यूरू समझ गई कि फैंग यी की ताकत अब एल्डर वू से भी कहीं ज्यादा है। उसने सोचा कि अगर फैंग यी ने खुद को रोका नहीं होता तो उसकी आग सब कुछ तबाह कर देती। ये शियू हैरान था कि कैसे एमसी ने बिना किसी अपने साथी को चोट पहुंचाए सबको साफ कर दिया। वो मुस्कुराकर बोला कि जो भी ये देख रहा होगा उनके होश उड़ना तो पक्का है। जब फैंग यी आग से बाहर आया तो सबको समझ आ गया कि एमसी के सामने वो कुछ भी नहीं है। फांग ही के इस गुस्से ने शहर को बचा लिया और आगे होने वाले दंगों को भी रोक दिया। देखो भाई, शांति बनाए रखने के लिए डर पैदा करना जरूरी था, क्योंकि अगर वो दया दिखाता तो ये उन लोगों की बेइज्जती होती जो देश के लिए मरे हैं। फांग ही सबके पास गया और देरी से आने के लिए माफी मांगी। उसने सबका शुक्रिया किया, लेकिन फौरन एक जरूरी काम के लिए मदद मांगी। उसने बताया कि उसकी बहन लिन यी शहर को बचाने के लिए अकेले ही उस थ्रोन से लड़ने गई है। हालांकि उसने उसे अपनी ताकत दी थी, लेकिन अब उसकी हालत खराब होती जा रही है। थ्रोन की जगह पर लिन यी अपनी पूरी जान लगा रही थी ताकि वो उसे काबू कर सके। वो थ्रोन उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि वो किसी कमजोर इंसान की बात नहीं मानेगा। उसने गुस्से में उसे वहां से जाने को कहा और एक नीली रोशनी का हमला कर दिया। लिन यी ने जल्दी से अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी जोर से पीछे गिरी कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। इतनी चोट लगने के बाद भी वो थ्रोन को गुस्से से देख रही थी और हार नहीं मान रही थी। तभी वो आर्टिफैक्ट बोला कि तू यहीं मरेगी और तेरा शरीर हमेशा के लिए यहीं रहेगा। इससे पहले कि वो हमला करता, एक सुनहरी ताकत ने लिन यी को घेर लिया। उसने उसे गिरने से बचा लिया और थ्रोन के दबाव से भी रक्षा की। लिन यी खुश हो गई क्योंकि वो समझ गई थी कि उसका भाई वापस आ गया है। एमसी की भयंकर ताकत को देखकर वो थ्रोन फौरन बदल गया और उसने फैंग यी को अपना असली राजा मान लिया।